ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, जिसको बोलता हूं मैं कंडक्टेंस या फिर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की चालकता। अब यहाँ पे देखो वर्ड चेंज हो गया, यहाँ तक तो हम आए। अब यहाँ पे वर्ड चेंज हो गया, यहाँ पे नया वर्ड आपके लिए आ गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है? सर वो सॉल्यूशन जहां पर मैं विद्युत ऊर्जा की मदद से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से केमिकल रिएक्शन करा रहा हूँ। जहां पे मैं विद्युत ऊर्जा की मदद से केमिकल रिएक्शन करा रहा हूँ, ठीक है, केमिकल रिएक्शन करा रहा हूं, तो ये कौन सा हो गया? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। उसमें वर्ड आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत देखो नाम से ही है, किसके कारण? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। विद्युत चालकता वह गुण है जिससे एक विलयन में विद्युत धारा को आयनों की गति के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। बस इतना सा होता है। क्या होता है कंडक्ट? आपने कभी ध्यान से सुनना है ना, एक ही बार में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान से सुनना है ना प्लीज। आपने V इजिकल्स टू आई आर सुना होगा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सुना होगा तो बहुत बढ़िया। जहां पे उसके बाद आर सुना होगा, आर होता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ये कांस्टेंट हटता है तो इसके बदले रो आता है, रेजिस्टिविटी। इसको मैं बोलता हूं प्रतिरोध। ये प्रतिरोध को अगर मैं ऐसा लिखूं 1/R, तो इसी को मैं बोलता हूं जी। और ये जी है, ये जी और कुछ नहीं, आपकी कंडक्टेंस या फिर चालकता होती है। चालकता होती है, याद रखना, कंडक्टेंस या फिर चालकता होती है। अब रो, इसकी जगह मैंने क्या लिखा? देखो वैल्यू रखो तो रो एल और ए चल जाएगा ऊपर। अब ये जो 1/, यहां लिखा जी इज इक्वल टू 1/रो ए इंटू एल, ये जो ये वाला पार्ट है, ये और कुछ नहीं, इसको मैं एक नया टर्म बोलता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ, ऐसा ऐसा कुछ बनता है, कप्पा। कप्पा बोलता हूँ इसको, कप्पा। जिसको मैं बोलता हूँ कंडक्टिविटी। जिसको क्या बोलता हूँ मैं? कंडक्टिविटी। ठीक है, यह आ गया आपका रिलेशन, कप्पा। ठीक है, कंडक्टिविटी, कितना प्यारा नाम है, कंडक्टिविटी। ठीक है, उल्टा। ठीक है, सो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपको निकालना है तो मैं डेरिवेशन दिखा देता हूँ फिर से। एक बार यहाँ पास में ही लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ के यहाँ याद रहे। ठीक है, ओके, ध्यान से सुनो। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इसके बदले एक कांस्टेंट आता है रो 1/L/A। ये आपका रेजिस्टेंस हुआ। कंडक्टेंस क्या होता है? इसका उल्टा। तो रेजिस्टेंस हो गया तो रो एल, ये हो गया ऊपर ए। ठीक है, अब मुझे ये पता लगाना है कि ये कप्पा कहाँ से आया, तो कप्पा और कुछ नहीं है, एल को ले गया इधर, तो 1 एल आ जाएगा ऊपर आपका, ए को लाया नीचे, ए को लाया नीचे तो ये आ गया इधर। इधर क्या बचा? 1/रो। ये जो 1/रो है, इसी को हम बोलते हैं कप्पा या फिर कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, काम खत्म। ठीक है, सेल कांस्टेंट क्या होता है? अब सर जो सेल कांस्टेंट होता है वो होता है L/A का रेशो। लेंथ और एरिया का रेशो, लंबाई या फिर क्षेत्रफल का जो रेशो होता है, उसी को मैं बोलता हूं सेल कांस्टेंट। क्या किससे रिलेशन में लाना है? तो कंडक्टिविटी या फिर आपकी चालकता के बीच में रिलेशन लाना है, तो इस सेल कांस्टेंट का रिलेशन ऐसा आ जाता है, और कुछ नहीं। सेल इस तरह क्या, स्थिरांक। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? तो सर मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, मोल पर मीटर क्यूब, मोल पर मीटर क्यूब। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? तो सर कप्पा इंटू 1000, या फिर कंडक्टिविटी, मैं कप्पा कप्पा खटप्पा बोल दूंगा ऐसा थोड़ी देर में, तो ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी आपको पता है, आप वेंट ऑफ फैक्टर से भी निकाल सकते हो, और नॉर्मल निकालना है तो वैसे इक्विवेलेंट वेट लेके भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपका यूनिट टेबल है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, कंडक्टेंस की यूनिट साइमंस होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की साइमन सेंटीमीटर क्यूब होती है, मोलर कंडक्टिविटी की
साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होती है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स होती है। ठीक है, बहुत जल्दी नहीं आ गई है चंदा। ठीक है, ओके। ट्रेंड, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसकी बात हो रही है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैसी होती है? डाइल्यूशन के साथ, मतलब पानी की मात्रा अगर मैं मिलाऊं, पानी की मात्रा में अगर मिलाऊं तो क्या होती है? कम हो जाती है। मोलर कंडक्टिविटी, पानी की मात्रा अगर मैं मिलाऊं, यानी जैसे जैसे डाइल्यूशन करूंगा ज्यादा चार्ज निकलेंगे तो आयन की गतिशीलता बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल देके रखा है यहाँ पे, अ सॉल्यूशन हैज अ रेजिस्टेंस कितना, 50 का, सेल कांस्टेंट मेरे को इतना देके रखा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना है तो ये आपका कप्पा के इज इक्वल टू ए। ये देखो सेल कांस्टेंट की वैल्यू 0.2 दे के रखी है, 50 ये दे के रखा है। ऊपर किससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.0, वो 0.4 डिवाइडेड बाय 100, 100 आ जाएगा तो 0.004, ये आपका आंसर करेक्ट। डिफरेंस, ऑफ कोर्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और आयनिक कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस आता है? तो सर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है और जो आयनिक कंडक्टेंस है उसका डिफरेंस देख लो। विद्युत चालकता और आयनिक चालकता में डिफरेंस क्या है? तो सर इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, एक आयन पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहली चीज, एक मेटल या धातु में होता है, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक में होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक या विद्युत अपघट्य विलयनों में होता है। ओके, इसमें चार्ज कैरियर या आवेश कौन से होते हैं? तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें कौन होते हैं? तो कैटायन या फिर एनायन, धनायन या तो फिर ऋण आयन होता है। कंडक्टेंस डज नॉट चेंज विद डाइल्यूशन, इसमें जो कंडक्टेंस, जो आपकी चालकता है वो डाइल्यूशन मतलब पानी की मात्रा बढ़ाने से कम नहीं होती, पर इसमें होती है। नो डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, जैसा आपका मेटल है वैसे ही रहेगा, पर यहाँ पे केमिकल चेंज होता है। इलेक्ट्रोड पे और वो एनोड और कैथोड पे मटेरियल जमा हो जाता है, केमिकल चेंज आता है। कौन है? तो सर एक जो है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, और जो दूसरा जो है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से चलता है। ये चीज आपकी आपने पढ़ चुके हो, बट फिर भी मैं एक बार रिकमेंड करूंगा, थ्योरेटिकल पार्ट है, देखो बार बार बोल रहा हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट है, पढ़ना पढ़ना, एक बार पढ़ना। ठीक है, बहुत इजी चीज है, एक बार पढ़ना। ये फॉर्मूला तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा। ठीक है, फिर से थ्योरेटिकल पार्ट है, आयनिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किस चीज पे डिपेंड करते हैं वो चीज की बात हो रही है, पढ़ना, स्किप मत करना। ठीक है, अब आता है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप इसको एक बार पढ़ना। कंडक्टिविटी सेल क्या होता है? व्हीट स्टोन ब्रिज, आपने फिजिक्स का पार्ट है व्हीट स्टोन ब्रिज तो। ठीक है, कंडक्टिविटी सेल अगेन इट इज अ पार्ट, थोड़ा थोड़ा है, पढ़ लेना एक बार, कुछ नहीं है, है ना। मोलर कंडक्टिविटी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी। और कुछ है क्या जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है? हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, एक बार देख लो। ठीक है, कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन, एज द कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा मतलब डाइल्यूशन क्या होगा? डाइल्यूशन मतलब कुछ नहीं होता, सांद्रता कम। सांद्रता क्या होती है? देखो ये ध्यान रखो, मान लो यहाँ पे ढेर सारे 5 मॉलिक्यूल किसके हैं, 5 मॉलिक्यूल किसी सॉल्यूट के हैं, और पानी के मैंने 5 मॉलिक्यूल डाल दिए उसमें। मैंने यहाँ पे पानी के 5 मॉलिक्यूल अलग से डाल दिए। अब धीरे धीरे मैंने पानी के मॉलिक्यूल्स को बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को कर दिए मैंने पानी के। ये वाले मॉलिक्यूल्स तो अभी भी उतने ही है। तो मतलब मैंने जो आपका सॉल्यूशन है उसकी डाइल्यूशन कर दी, पानी की मात्रा बढ़ाना मतलब डाइल्यूशन कर दी। उससे कॉन्सेंट्रेट, पानी की H2O की मात्रा बढ़ा रहा हूं मैं, तो जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है आपकी, वो कैसे होती जाती है? वो कम होती जाती है। ठीक है, ये आ गया। अब सांद्रता कम होती है, उसके कारण आपकी कंडक्टिविटी भी कम हो जाती है, याद रखना, उसके कारण आपकी कंडक्टिविटी भी कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, जैसे जैसे घोल पतला होता है चालकता कम होती है, क्योंकि प्रति इकाई आयतन आयनों की संख्या भी कैसे हो जाती है? कम होती आ रही है। देखो आप खुद ही देखते जा रहे हो, पहले थोड़े से थे तो चल रहा था काम, जैसे अब मैंने पानी मिलाते गया तो आयन कम होते गए ना। मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन,
कंसंट्रेशन जैसे जैसी कम होते जाती है, मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैसे है वो इंक्रीज होते जाती है। ऑन डाइल्यूशन आयन एक्सपीरियंस लेस इंटरनिक अट्रैक्शन। घोल पतला होने पर मोलर चालकता बढ़ती है क्योंकि आयन के बीच आकर्षण कम होता है और वे अधिक स्वतंत्र चल पाते हैं। काम खत्म। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब बहुत सारा पानी मिला दिया मैंने अब, ठीक है, वेयर आयंस आर फार अपार्ट और उनके बीच में कोई फोर्स, इतना पानी मिला दिया कि अब उनके बीच में कोई फोर्स ही नहीं बची। अनंत तनुता वह मोलर चालकता जो सीमांत मोलर चालक को कहते हैं, जहां पे आयन पूरी तरह स्वतंत्र हो जाते, कोई फोर्स नहीं, ठीक है। ये समरी देख लेना फिर से। नेक्स्ट, मेरे को पढ़ते नहीं आया, मैंने बहुत इंग्लिश में तो मेरे से पढ़ते ही नहीं बना ये लॉ, ठीक है। ऑफ कोर्स पता नहीं, मैं जब पढ़ रहा था एनसीईआरटी तब मैंने कैसे पढ़ लिया होगा इसको। कोलराश लॉ, ठीक है, ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। कोलराश का स्वतंत्र आयन प्रवासन नियम कुछ नहीं होता है, ध्यान से सुनना। मान लो मैंने H2O में या पानी में, मान लो ध्यान से सुनना, मान लो मैंने H2O या पानी में NaCl। अब NaCl क्या होता है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक यौगिक है, तो वो डिवाइड होता है Na प्लस में और Cl नेगेटिव में, Na प्लस में और Cl नेगेटिव में। अब ध्यान से डेफिनेशन सुनो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या है। क्या है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब बहुत ज्यादा पानी वाटर मिलाने पे या डाइल्यूट करने पे, ईच आयन मेक्स डेफिनाइट कंट्रीब्यूशन टू द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट रिगार्डलेस ऑफ नेचर ऑफ अदर आयन प्रेजेंट। ओके। अनंत पतला पतला अवस्था, पतली अवस्था में, पतली नहीं, यहाँ पे ट्रांसलेशन एरर है, ठीक है। बहुत ज्यादा मैंने पानी मिला दिया तो प्रत्येक आयन इलेक्ट्रोलाइट में कुल मोलर चालकता में स्वतंत्र रूप से योगदान देते हैं, चाहे साथ में कोई अन्य आयन हो या न हो। तो डेल मोलर इजिकल्स टू, यहाँ पे NaCl भी है, वो भी आपकी चालकता में हेल्प करेगा, Cl भी आपकी चालकता में हेल्प करेगा। इरिस्पेक्टिव, अगर यहाँ पे कोई मैंने CH3 COOH नेगेटिव और H प्लस नेगेटिव भी डाल दिया तो भी वो चालकता में, H प्लस या OH डाल दिया तो भी वो चालकता में मदद करेंगे। सब अपने अपने रोल जो है सॉल्यूशन में अदा करेंगे। इसी को कॉर्डॉस ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन कहा है, और कुछ नहीं। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, अगेन सी इट इट इज कुछ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, बट फिर भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब आता है आपका थोड़ा सा पार्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या विद्युत विच्छेदन कोश नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको हिंदी में भी वही पढ़ना है, ठीक है। क्या है, एक डिवाइस है इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। It consists of two electrodes immersed in an electrolytic connected to an external power source. एनोड इज पॉजिटिव, याद रखना, एनोड कैसे हो जाती, पॉजिटिव हो जाती, कैथोड कैसे हो जाती, तो नेगेटिव हो जाती। ऐसा उपकरण जिसमें भारी विद्युत स्रोत से ऊर्जा लेकर रासायनिक अभिक्रिया की जाती है जो स्वाभाविक नहीं होती है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो विद्युत अपघटन द्रावक में डूबे होते हैं। विद्युत विच्छेदन कोश नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, अपघटन, जो भी बोलते हो आप लोग। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। ये आपका अभी क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले पीएमएसटी में देखा था, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। कैटायन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड and get reduced, anion move towards anode and get oxidized, बस इतना सा है। माइकल फैराडे के दो लॉ है, पहला लॉ, दूसरा लॉ। पहला लॉ ये बोलता है कि किसी विद्युत विच्छेदन में निकाले गए पदार्थ का द्रव्यमान विद्युत प्रवाह की मात्रा के समानुपाती होता है। अब यहाँ पे तो चार्ज लिखा है, तो विद्युत प्रवाह क्यों लिखा है सर, तो चार्ज I इजिकल्स टू क्यू अपॉन टी होता है। तो यहाँ पे I की जगह क्या, जो आई है उसको मैंने रिप्लेस करना है क्यू टी से, ठीक है, क्यू से रिप्लेस करना है, तो मैं क्या लिख दूंगा, क्यू की वैल्यू लिख दूंगा आई और टी से, बस इतना ही डिफरेंस, ये आ गया आई टी, ठीक है। दूसरा लॉ क्या बोलता है, फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी में द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द इक्विवेलेंट वेट। समान विद्युत प्रवाह से अलग अलग पदार्थों में द्रव्यमान उनके समानुपाती भार के अनुसार होता है। ये देखो, ये फैराडे का कांस्टेंट हो गया जिसकी आपको वैल्यू पता है,
और यही सेम की सेम क्वेश्चन फिर से वहां पे आया था। 96500। इक्विवेलेंट, अब इक्विवेलेंट क्या है यहाँ पे? इक्विवेलेंट वेट मतलब आपको चेक करना है कि जो भी आपका, मान लो NaCl दिया है, या सॉरी इसको H2SO4 दिया है, डिवाइड होगा तो क्या निकलेगा? दो H+ आयन निकलेंगे और SO4 नेगेटिव निकलेगा। जो भी पॉजिटिव रहेगा, कितने निकले? दो निकले। तो इसका जो मोलर मास आएगा, इसका मास आप कैलकुलेट करोगे और दो से डिवाइड करोगे तो आपको ई की वैल्यू मिल जाएगी, बस और कुछ नहीं। NaCl, अब देखो कैथोड पे क्या आया? Na आया, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। क्या आया एक्वस सॉल्यूशन में? H2Cl2। अगर मैंने इसको रखा तो CuO2। हर चीज को कैसे निकालना है वो आपके इंपॉर्टेंस का नहीं है, आपके इंपॉर्टेंस का था ये दो चीज, फॉर्मूले और उसकी डेफिनेशन। अब आता है आपका एकदम आखिरी में बैटरी के टाइप्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैटरी। एक होती है आपकी प्राइमरी बैटरी, एक होती है आपकी सेकेंडरी बैटरी। मैंने फ्यूल सेल और कोरूजन नहीं डाला है ना, फ्यूल सेल और कोरूजन ऐड कर देना इसमें ना। प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी क्या होती है सर? प्राथमिक बैटरी वह बैटरी होती है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, उसमें उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, रिचार्ज नहीं कर सकते। आपके सेल में लगी हुई बैटरी को हम रिचार्ज नहीं कर सकते, वो प्राथमिक बैटरी होती है। वंस देयर केमिकल एनर्जी इज एग्जॉस्टेड, जब वो एक बार उनकी केमिकल एनर्जी क्या हो जाए? खत्म हो जाए। दे अंडरगोस इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, कोई अपरिवर्तनीय रिएक्शन, मतलब आप रिवर्स नहीं कर सकते उसको। बस क्या है कैरेक्टरिस्टिक? आप प्राइमरी बैटरी को रिचार्ज नहीं कर सकते बार बार, एक ही बार यूज कर सकते हैं, हाँ एक ही बार उपयोग कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम स्पेन होता है, सीमित आयु होती है। सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, सरल और सस्ती होती है। कहाँ का यूज कर सकते हो सर प्राइमरी बैटरी का? तो रिमोट सेल में, फ्लैश लाइट में, क्लॉक में। नॉन सुटेबल फॉर लो रेन एप्लीकेशन, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉट प्रैक्टिकल, मतलब अगर मुझे बहुत ज्यादा कम ऊर्जा की में आवश्यकता हो तो वहां पे रिचार्जिंग संभव नहीं है। क्या क्या एग्जाम्पल है? ड्राई सेल, जिसको हम लैक्लांच सेल भी बोलते हैं, जिंक कार्बन बैटरी और एल्कलाइन बैटरी। पर मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उनके रिएक्शंस। जिंक कार्बन सेल, कैथोड क्या होती है, एनोड क्या होती है, सब चीज देखो। तो कैथोड में मैं किसका यूज कर रहा हूँ? जिंक का यूज कर रहा हूँ। पर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो है थोड़ा सा अटपटा जाए, एक बार मुझे चेक करने दो। जिंक आयन में मैं जरा, हाँ बीच में मैं सॉल्वेंट डालूंगा, ठीक है। ड्राई सेल से ही चालू करो ना। मैंने थोड़ा सा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे रिएक्शन सेम होगी, रिएक्शन सेम हो गई है क्या यहाँ पे? चलो इसको मैं देखता हूँ, आप फिलहाल में इसको देखो, ठीक है। ये आया सेल, ये आपकी जो रिएक्शन है वो कैसे जा रही है वो देख लो एक बार। ये आया मर्क्यूरी सेल, सेम Zn के साथ जा रही है। HgO, आपको एक बार रिएक्शन देखनी है। वो मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि रिएक्शन आपसे पूछते नहीं है, बस आपसे पूछेंगे सेल प्राइमरी है या फिर वो। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि उसका पोटेंशियल बता दो, तो 1.35। ड्राई सेल का या फिर लेक्लांचर सेल का होता है 1.10। यहाँ पे इस पे मत जाना, ये थोड़ा मेरे को डाउटफुल लग रहा है, मैं इसको इम्प्रूव करूंगा, ठीक है। इतना वोल्ट होता है, नहीं तो मैं एक बार रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी से देख लेना, एनसीईआरटी में इसकी करेक्ट वैल्यू दे के रखी, 1.10 वोल्ट होती है, ठीक है। सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी क्या होती है? रिचार्जेबल बैटरी होती है, दैट कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स, उसको हम मल्टीपल। सेकेंडरी बैटरी ऐसी बैटरी होती है जिन्हें रिचार्ज करके बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये विद्युत आवेश देकर रासायनिक अभिक्रिया को उल्टाती है, जो भी रिवर्सिंग द केमिकल रिएक्शन थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कितनी बैटरी है सर? तो लेड एसिड बैटरी है, जिसमें एनोड क्या होता है? लेड होता है। कैथोड क्या होता है? लेड डाइऑक्साइड होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो सर H2SO4 होता है। और वोल्ट कितना है? तो सर 3 वोल्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निकल कैडमियम बैटरी, देखो अभी एग्जांपल आया था। निकल कैडमियम बैटरी में एनोड क्या? तो कैडमियम। कैथोड क्या? तो NiOH, निकल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या? तो KOH, 1.2 वोल्ट पर सेल। लिथियम आयन बैटरी, ये आपके मोबाइल में यूज होती है। एनोड क्या? तो ग्रेफाइट। कैथोड क्या? तो लिथियम COO2, ठीक है। ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकता है। देखो वोल्ट कितना ज्यादा, 3.6 से 3.7 वोल्ट तक, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। यहाँ पर आप एडवांटेज देखो, क्या क्या एडवांटेज है। तो रिचार्जेबल होती है, इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग टर्म, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी में भी यही यूज होती है।
यूपीएस में, आपके मोबाइल फोन में, आपके लैपटॉप्स में लिथियम आयन बैटरीज यूज होती है, ठीक है, याद रखना। जो बार बार चार्ज हो जाए, बस कुल मिला के याद रखना, जो बार बार चार्ज हो जाए वो सेकेंडरी बैटरी, और उसका हम यूज कैसे कर सकते हैं आप लोग देख सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे। अभी 2 सेकंड